द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। पहले मेहमान हैं डॉक्टर प्रोफेसर हिलाल अहमद। इन्होंने पीएचडी की लंदन के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ से, और आजकल ये प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ न्यू दिल्ली में। और इनकी एक बहुत ही मशहूर किताब है सियासी मुसलमान। जो दोस्त इसमें इंटरेस्टेड हों, अमेज़ॉन पर यह किताब मौजूद है। दूसरे मेरे मेहमान हैं फ़ारूक आदिल साहब। फ़ारूक आदिल साहब नामी ग्रामी सहाफ़ी हैं, बीबीसी और एक्सप्रेस के लिए बाकायदगी से लिखते हैं। साबिक़ सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन के एडवाइज़र और प्रेस सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो मैं अपने दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। हिलाल साहब, पाकिस्तान में आम इम्प्रेशन ये है कि इंडिया के जो मुसलमान हैं वो बहुत ही पिछड़े हुए हैं तालीमी तौर पर, मुआशी तौर पर। तो आप कैसे देखते हैं? मैंने अभी थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि मुसलमान मर्दों में लिटरेसी रेट जो है वो 81% है और ख़वातीन में 69% है। ये अगर परसेंटेज सही है तो ये तो पाकिस्तान से ज़्यादा है परसेंटेज। पाकिस्तान में इस वक्त लिटरेसी रेट कहा जाता है कि 60% के करीब है। तो आप कैसे देखते हैं इनको? देखिए, बैकवर्डनेस या किसी भी मजहबी कम्युनिटी का पिछड़ा या अगड़ा होना सिर्फ लिटरेसी से नहीं नापा जा सकता। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमान, तो हम बात कर रहे हैं 15-16 करोड़ लोगों की, 17 करोड़ से ज़्यादा लोगों की, जो कि हिंदुस्तान की टोटल पॉपुलेशन का 14% है। तो इतना बड़ा जो कम्युनिटी हो, इतनी बड़ी जो कम्युनिटी हो, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा होती है, स्ट्रेटिफाइड होती है। उसके ऊपर हम इस तरह के स्वीपिंग स्टैटिस्टिक जनरलाइजेशन से उसको नहीं समझ सकते। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुसलमान पिछड़े हुए हैं, उसमें हमें ये देखना होगा कि कौन से मुसलमान पिछड़े हुए हैं और जो मुस्लिम सोसाइटीज हैं उनके अंदर ये हायरार्कीज क्या है। एक बात तो हमें ये समझनी पड़ेगी। दूसरी बात ये कि जैसे मैंने ये कहा कि बहुत बड़ी तादाद है मुसलमानों की, 14%। हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला मुल्क है और उसकी 14% आबादी का मतलब समझिए कि हम कितने बड़े की बात कर रहे हैं। तो ये आपस में बहुत डाइवर्सिफाइड है, ये अलग अलग ज़बानें बोलने वाली कम्युनिटी है, और ये इसमें क्लास डिवाइड भी है, यहाँ तक कि इसमें कास्ट डिवाइड भी है। तो कास्ट, क्लास, जेंडर, रीजन, इन सब चीज़ों को हमें मद्देनजर रखना होगा। तभी हमें ये जानने की ज़रूरत होगी कि आखिर कौन से मुसलमान पिछड़े हुए हैं और कौन से ज़्यादा। अब जो बात आपकी लिटरेसी वाली है वो अहम बात है, और वो ये मैं उस पर ये कहना चाहूँगा कि अलग अलग स्टेट्स में जो मुस्लिम लिटरेसी है वो अलग अलग है। जैसे केरल के अंदर मुस्लिम लिटरेसी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन सिर्फ लिटरेसी से हम डेवलपमेंट के पैमाने को नाप लें वो ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए हमें और इंडिकेटर्स भी देखने चाहिए। तो इससे एक कॉम्प्लेक्स पिक्चर सामने आएगी। बहुत सीधी हिंदू बनाम मुसलमान कहकर हम किसी कम्युनिटी का ये आकलन करना शुरू कर दें कि वो कितनी डेवलप और कितनी अंडर डेवलप्ड है, ये मुझे लगता है कि मुनासिब नहीं है। सही। फारूक साहब, आप कैसे देखते हैं कि हमारे यहाँ जो इम्प्रेशन है कि इंडिया के मुसलमान जो हैं वो बहुत ही पिछड़े हुए हैं, उनके साथ बहुत ज्यादतियाँ होती हैं, तो क्या ये एक अच्छी पिक्चर है, कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर है, या इसमें कुछ डिस्टॉर्शन भी होती है? शुक्रिया शकील साहब। देखिए, जब आपने सवाल उठाया तो जवाब तो आपने खुद दे दिया, परसेंटेज बता दिया, और जो उसकी दानिशवराना तोजी हो सकती थी वो डॉक्टर साहब ने कर दी। तो उसके बाद सच्ची बात यह है कि इस मौजू पर मज़ीद कुछ कहने के लिए ज़रूरी है। डॉक्टर साहब ने कुछ ज़रूरी इशारे कर दिए हैं जिन पे तवज्जो दे के हम आपके सवाल की गहराई में कर सकते हैं। वो क्या है? उन्होंने कहा कि कुछ और इंडिकेटर्स आपको देखने होंगे। वो और इंडिकेटर्स क्या हैं? वो और इंडिकेटर्स ये हैं कि अगर कहीं आप अपने अकीदे के मुताबिक कुछ करते हुए पाए जाएं, या आप किसी की मर्जी का रंग ना पहने, या आप अपने रिवायत को बरकरार रखने पर मुसर हों, तो आपके घर को जला दिया जाता है।
आप गाड़ियों के नीचे आके कुचल दिए जाते हैं, आपकी ट्रेनें जला दी जाती हैं और आपको जिंदा रहने का हक नहीं दिया जाता। तो ये बुनियादी मसला है और मेरा ख्याल में डॉक्टर साहब ने इसी तरफ आपको मुतवज्जो किया है। तो अगर हम डॉक्टर साहब से गुजारिश करें कि इसको वजाहत से बयान करें तो वो हमारे लिए बहुत फायदा। जी डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं इन चीजों को? आपको ये भी पता होगा ना कि पाकिस्तान में किस तरह से जो है ये नैरेटिव जो है पाकिस्तान का इस हवाले से क्या है? मैं जरा सब माफी चाहूंगा और खता कलामी कर रहा हूँ। ये पाकिस्तान के नैरेटिव छोड़े, ये वहां जीते जागते 14-15 करोड़ या बाज लोग तो कहते हैं 20 करोड़ से भी ज्यादा है, जी 20 करोड़ जिंदा जीते जागते इंसानों का मसला है। इसको हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मसला ना बनाइए। जी डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं जी इसको? देखिए, इसमें 2-3 अलग अलग बातें हैं और मुझे लगता है कि उन 2-3 अलग अलग बातों को सिस्टमेटिकली अलग अलग करके अगर हम देखेंगे तो हमारे सामने एक पिक्चर उभर कर आएगी। पहली बात तो ये है कि आमतौर पर ये माना जाता है कि जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं वो एक खास किस्म के कॉम्युनलिज्म का शिकार है। इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी है। इसका हाँ जवाब ये है कि बिल्कुल सही बात है कि पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम दूरियां बढ़ी हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये नहीं भी है और इसके नहीं होने के पीछे वजूहात भी कई हैं। पहली बात तो ये कि हिंदुस्तानी जो आयन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो मुसलमानों को एक माइनॉरिटी होने के नाते और एक शहरी होने के नाते उतने ही हुकूक देता है जितने कि किसी और मजहब के किसी भी आदमी को मिलने चाहिए। एक तो चीज ये है। दूसरी बात ये कि हिंदुस्तान की जो पब्लिक डिबेट्स हैं उसके अंदर लगातार इस बात को उठाने वाले सिर्फ मुसलमान नहीं हैं कि जो भी हमारे बीच में दूरियां बनाई जा रही हैं, जो भी हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, उनके लिए आवाज उठाने वाले सिर्फ मुसलमान नहीं हैं। हमारे यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिबरल सेकुलर तबका है और वो लिबरल सेकुलर तबका जो है, और इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि वो तबका भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक ऐसा तबका है जो इस बात को मानता है कि एक्सट्रीमिज्म, चाहे वो हिंदू एक्सट्रीमिज्म हो या मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म हो, वो ठीक नहीं है। तो इसलिए अगर हम बिल्कुल उठाकर देखें कि पिछले 10 सालों में हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ में क्या हुआ है, तो हमको फैक्चुअली 2-3 चीजों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ पर पहले जो सबसे बड़ी जो परेशानी थी, अगर मैं सिर्फ जान माल की हिफाजत की बात करूं, तो पहले बड़ी जो परेशानी थी वो कम्युनल राइट्स की होती थी। बहुत बड़े बड़े कम्युनल राइट्स होते थे। एक दंगा एक स्टेट से निकलकर दूसरे स्टेट पहुंचता था, वो तकरीबन अब सिमट गया है। अब नया फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म उभरा है जिसमें मुसलमान ज्यादा विक्टिम बने हैं उसके, और वो है लिंचिंग, कि आप कर मार दिया जाएगा, एक इंडिविजुअल मुसलमान को मार दिया जाएगा। लेकिन लिंचिंग जो है उसको भी मैं ये कहूंगा कि उसको सिर्फ महदूद कर देना मुसलमानों तक मुनासिब नहीं है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले हमारे दिल्ली शहर के नजदीक में गड़गंगा नाम की एक जगह है जहां पर कि हिंदुओं ने, एक हिंदू मॉब ने हिंदू आदमी को मार दिया, लिंच कर दिया। तो ये ग्रेटर सोसाइटी का प्रॉब्लम हो रहा है हिंदुस्तानी समाज में, और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, मुझे लगता है साउथ एशिया में बहुत सारी जगह, पाकिस्तान में भी ऐसा होता है। तो इसलिए मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो एक लार्जर जो एक, इसमें मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि मुसलमान को हम एक कैटेगरी बनाकर ना देखें। मुसलमान में अमीर मुसलमान भी हैं, गरीब मुसलमान भी हैं, ऊंची वाले मुसलमान भी हैं, नीची जात वाले मुसलमान भी हैं। तो हमें जब तक एक कॉम्प्लेक्स पिक्चर नहीं दिखेंगे, और रीजन वाइज देखना पड़ेगा। तो जैसे अभी हमने एक सर्वे किया था, पीयू सर्वे, अगर आप को थोड़ा ध्यान हो, मैं आपका पार्ट था। तो पीयू की जो रिलीजन सर्वे की जो रिपोर्ट है उसमें बिल्कुल साफ है। हमने ये सवाल पूछा था कि क्या, और मुसलमानों से ये सवाल पूछा था कि क्या पिछले 1 साल में आपने कोई अपने खिलाफ भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन देखा है। तो हमने ये पाया कि नॉर्थ में 40% मुसलमान ये कहते हैं कि पिछले 1 साल में उन्हें कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा था। लेकिन जैसे ही हम साउथ जाते हैं तो ये 10% रह जाता है, और नीचे जाते हैं तो और भी कम हो जाता है। तो इसका मतलब ये कि बार बार ये इस तरफ इशारा कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, और इसके रहने वाले मुसलमान जो हैं वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह की परेशानियों का सामना या अलग अलग तरह की सिचुएशंस का सामना करते हैं। इसलिए डिस्क्रिमिनेशन को का भी हमें उसको उसी तरह डाइवर्सिफाइड करके देखना पड़ेगा। इसलिए ये कह देना कि है डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल सही है,
और ये कहना कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं, ये भी बिल्कुल सही है। तो ज्यादा बड़ी चीज जो है इसमें, आखिरी बात कर अपनी बात खत्म करूंगा, ज्यादा बड़ी बात जो है वो ये है कि एक जो बहुत बड़ा क्राइसिस कोविड से पहले हिंदुस्तान में चल रहा था वो इकोनॉमिक क्राइसिस, जो कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान या साउथ एशिया में जर्नल इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का लेवल हिंदुस्तान, पाकिस्तान और साउथ एशिया में बहुत बढ़ गया है। अमीर ज्यादा से ज्यादा अमीर हो रहे हैं और गरीब ज्यादा से ज्यादा गरीब हो रहे हैं। उस सिचुएशन में जो पॉलिटिकल क्लास है उसके लिए ये बहुत आसान हो जाता है कि मजहब का रंग दे दिया जाए, और जैसे ही मजहब का रंग दिया जाता है तो चीजें कॉम्प्लेक्स होती चली जाती हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि आज हिंदू मुसलमान के नाम पर कोई स्टोरी की जाए तो हिंदुस्तान में 10 आर्टिकल लिख दिए जाएंगे, लेकिन एक आर्टिकल इस बात पर नहीं लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान में गरीब कितना गरीब हुआ है पिछले 20 साल। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो मोस्ट प्रोमिनेंट मुस्लिम्स हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे असदुद्दीन अवैसी साहब का हम नाम सुनते हैं यहाँ पे, अजीम प्रेम जी हैं, MJ अकबर हैं, सईद नकवी साहब हैं, इसके अलावा कौन है प्रोमिनेंट एकेडमिक्स या पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्टों में कौन है? जी नहीं, देखिए बहुत सारे, देखिए इसको हम अगर मुसलमानों की के हालात का हम जायजा लें तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोमिनेंट मुस्लिम्स के नाम गिनाने से कि कितने कहां पर हैं ये मसला हमें समझ में नहीं आएगा। ऑब्वियसली वैसी साहब हैं, बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप लोकसभा का डेटा देखें हमारा, तो 2014 में कम मुसलमान चुन के आए थे, 2019 में वो तादाद बढ़ गई है, ठीक है, लेकिन उतनी तादाद नहीं है। लेकिन अगर आप राज्यसभा देखें, मैं राज्यसभा फेलो था एक समय में, तो अगर आप राज्यसभा की हालत देखें जो कि अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, उसमें मुस्लिम नुमाइंदगी जो है वो हमेशा 9 से 10% रहती है। तो अगर हम इस तरह से देखें तो चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि प्रोमिनेंट मुसलमान होने से पब्लिक डिस्कोर्स पे तो यकीनी तौर पर असर पड़ता है, लेकिन एक आम मुसलमान जो होता है वो जो कि जमीन पर रहता है, जो 10 तरह की और परेशानियों का सामना करना पड़ता है उसको जानने के लिए मुझे लगता है कि जो सॉलिड रिसर्च है हमें उसका सहारा लेना चाहिए। अच्छा फारूक साहब, पाकिस्तान में मुझे ऐसे लगता है कि एक इंडिया के मुसलमानों के हवाले से एक सेल्फ राइचियसनेस नजर आती है, यानी हमें अपनी अखलाकी बर्तरी का जोम रहता है उसमें, और हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो सच्चर कमेटी का बहुत रेफरेंस देते हैं, और या मकबूल जान खास तौर पे कि जी सच्चर कमेटी ने ये साबित किया कि इंडिया के मुसलमान बहुत बैकवर्ड हैं। तो सर हमारे यहाँ जो है वो कभी ये मुतालबा नहीं करते कि हमारे यहाँ भी कुछ सच्चर कमेटी बननी चाहिए कि हम भी देखें कि हमारी जो अकलियतें हैं वो कितनी बैकवर्ड हैं और उनकी हालत क्या है, उनको मजीद बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, बिल्कुल 100% मुत्तफिक हूँ। और लेकिन आपने जिन साहब का हवाला दिया कि वो किसी कमेटी का बहुत रेफरेंस देते हैं और कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान बहुत बैकवर्ड हैं, मैं आपसे सवाल करता हूँ क्या वो पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदगी करते हैं? मैं तो उन्हें अपना नुमाइंदा तस्लीम नहीं करता। अगर आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, फिर मसला ना बने। मैं दोबारा अर्ज करता हूँ। नहीं वो ठीक है, उसके बाद करिए। अच्छा, तो मेरी गुजारिश ये है, अब आ रही थी आवाज आपको? जी ठीक है। मेरी गुजारिश ये है कि जिन साहब का आपने जिक्र किया है वो पाकिस्तानी अवाम के नुमाइंदा नहीं है, और उनकी किसी बात को, और उनकी वो दिन में सैकड़ों इस तरह की बातें करते हैं, सिर्फ वो नहीं है और भी लोग हैं, वो इस किस्म की बातें करते रहते हैं और उसमें बेशतर बातें अहमकाना होती हैं। तो आप उन अहमकाना बातों को किसी बहस की बुनियाद बनाकर दरअसल उन लोगों को अहमियत देते हैं। तो मैं आपसे बहुत मुअत्तबाना इससे इख्तिलाफ करता हूँ कि ये ज़्यादती आप ना किया करें। दूसरी बात, पाकिस्तान में न सिर्फ अक़लियतें बल्कि ख़ुद मुसलमान भी, और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो अक़लियतों की तरह ही पसमानदगी का शिकार हैं। हमें अक़लियतें भी बहुत अजीज़ हैं और मुसलमान भी बहुत अजीज़ हैं, और इन सब के हालात बेहतर होने चाहिए। और बेशतर बहुत सारे मामलात जिनकी तरफ आपने बिन कहे इशारा किया वो हमारे यहाँ मौजूद हैं, अदम तवज्जुही का शिकार हैं, और बाज़ सूरतों में खुद ये जो अक़लियती नुमाइंदे हैं शायद उनका मफाद भी इसी में होता है कि सूरत हाल जू की तू रहे। तो इस चीज़ को यूँ समझिए कि ज़रा बड़े
पेडेस्टल पे जाके, बड़े स्पेक्ट्रम से जाके इन चीज़ों को देखना चाहिए और उसकी बेहतरी के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। मैं आपसे जी, अच्छी बात फारूक साहब आपने की। मसला ये है ना सर कि औरिया मकबूल जान जो है ना, चाहे हम उनसे डिसएग्री करें, लेकिन वो मीडिया की एक पॉपुलर पर्सनालिटी तो हैं। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग शिवसेना के किसी लीडर का बयान दे के उसको ये समझते हैं ये पूरे इंडिया की रिप्रेजेंटेशन करता है, वो यकीनन नहीं करता। लेकिन औरिया साहब जो हैं हमारे, वो ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, बड़े रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी वो हैं पाकिस्तान की, और उनके बहुत ज्यादा चाहने वाले भी हैं। जहां वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं बड़ा रश लेते हैं। मैं और आप किसी यूनिवर्सिटी में खिताब करने जाएं तो शायद 50 लोग भी ना हो, लेकिन वो अगर जाएंगे तो 500-1000 लोग, तो वहां 500-600 लोग तो आ ही जाएंगे। बहुत आसान बात है, आप भी वही लबो लहजा इख्तियार कर लें, आपको भी ऑडियंस मिल जाएगी। तो देखिए, जो भी ऑड होता है वो उसको ऑडियंस मिल जाती है। ये क्या बात है, ये कोई दलील नहीं है। मैं नहीं आपकी चले सर, आप इत्तेफाक नहीं करते, इट इज योर राइट। अच्छा हिलाल साहब, हमारे यहाँ एक ये भी एक वो पाया जाता है इंप्रेशन कि जिन्ना साहब ने बड़ा अच्छा किया। आज जो कुछ इंडिया में हो रहा है ना, उन्होंने 70 साल पहले देख लिया था, उनकी बहुत फोरसाइट थी, और उन्होंने जो है इतने ज्यादा मुसलमानों को बचा लिया हिंदुओं की गुलामी से और हिंदुओं के जबरों सितम से। इस आर्गुमेंट को कैसे देखते हैं आप? अब आए ना आप अपने असल मौजू की तरफ। जी सर। हर वक्त आपके दिल में मचलता रहता है। ये सर ऐसा मौजू है जो हर पाकिस्तानी की जुबान पे है। जी सर। ये जो है, ये जिन्ना साहब ने कहाँ देखा और कहाँ लिखा, मैंने बहुत पढ़ा जिन्ना साहब को, लेकिन कहाँ देखा कहाँ लिखा ये मुझे आज तक नहीं मिला। ये परसेप्शन हो सकता है, क्योंकि अगर आप खलीकुज़्ज़मा साहब को लिखे गए उनके लेटर्स देखें, या पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो पहली मीटिंग थी उसमें उनका जो खिताब उन्होंने किया था वो देखें, या उसके बाद में कुर्द के कुछ मुसलमान जब जिन्ना साहब से मिल गए थे वो दस्तावेज देखें, या मुस्लिम लीग के 1948 के बाद के दस्तावेज, 47 के बाद के दस्तावेज, 47 का जब मुल्क तकसीम हो रहा था उस दौर के दस्तावेज देखें, तो जिन्ना साहब बराबर ये कह रहे हैं कि जो जहाँ है वो अच्छा है, और जो मुसलमान जो यहाँ आए हैं उनको, जो मुसलमान हिंदुस्तान से नहीं आ रहे हैं, ये उनके लिए ज़रूरी है कि वो हिंदुस्तान के आइन को माने और हिंदुस्तान के आइन को फॉलो करें। तो जितना मैं जिन्ना को जानता हूँ, मेरे ख्याल से जिन्ना साहब ये, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिन्ना साहब जो थे वो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, एक स्ट्रॉन्ग लीडर और विद इंक्लिनेशन फॉर लीगल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो मुझे लगता है कि शायद जो दंगे हुए और जो जिन्ना साहब की वफात के बाद चीजें हुई, उससे जो इमेज पाकिस्तान में जिन्ना साहब की बनाई गई है वो बहुत अजब इमेज है। मैं जितना जिन्ना साहब को पढ़ता हूँ तो मुझे तो वो काफी लिबरल मैं ये कहूँगा कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, लेकिन एक वक्त में आकर वो मेरे हिसाब से कॉम्युनल भी हुए हैं, जो उनका 1940-42 का दौर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को ज्यादा जिन्ना साहब की इमेज ठीक करने की जरूरत है, ना कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को। जहाँ तक हिंदुस्तानी मुसलमानों का सवाल है, अभी दिलीप साहब का इंतकाल हुआ है 2 रोज पहले, तो आप देखिए कि दिलीप साहब जो है वो मतलब वो तो पाकिस्तान गए नहीं, और दिलीप साहब को जो ट्रिब्यूट हिंदुस्तानी अवाम ने दिया है वो काबिल तारीफ है। मुझे नहीं लगता कि दिलीप साहब को सिर्फ एक मुसलमान के तौर पर या ऐसा कुछ कहकर उनको ये ट्रिब्यूट दिया हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो आदमी 30 साल पहले से पब्लिक लाइफ से हट गया हो और जिसको लेकर निशाने पाकिस्तान देने पर इतनी बहस हुई हो, जब उस आदमी का इंतकाल होता है तो हिंदुस्तान में अक्रॉस द पार्टी लाइन, याद रखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिलीप साहब के घर में फोन करके कॉन्डोलेंस मैसेज दिया, स्टेट ऑनर के साथ उनको दफनाया गया। ये बहुत बड़ी बात है। तो जिन्ना साहब की जो परसेप्शन है पाकिस्तान में, मुझे लगता है कि इस रियलिटी के साथ में भी उसको देखना चाहिए। और जहाँ तक देखिए हमारा जो है, मैं अक्सर बॉलीवुड हमारा बहुत एक इंटरेस्टिंग ये है कि हम जो हिंदुस्तानी हैं, मैं पाकिस्तान के बारे में नहीं जानता, पाकिस्तान पे मैंने रिसर्च भी नहीं किया है, कि आप हमें जितना जानेंगे उतनी हैरानी होगी। तो ये हिंदुस्तानी मुसलमानों के मसले हिंदुस्तानी मुसलमानों के हिंदुस्तान में रहने पर हैं। लेकिन मैं आपको एक डेटा देता हूं जो बहुत साफ है, वो ये
कि हम अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि आप हमारे जो CSDs में हम सर्वे करते हैं, अक्सर हम ये सवाल पूछते हैं कि अगर आपको मौका मिले तो आप किस मुल्क में सेटल होना चाहेंगे। तो ये सवाल हिंदुओं से, मुसलमानों से, तमाम कम्युनिटीज के लोगों से पूछा जाता है। तो हिंदुस्तानी मुसलमानों का शायद 1 या 2% भी रेस्पॉन्स नहीं आता कि वो पाकिस्तान में सेटल होना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हैं, ये जो फैक्चुअल चीजें हैं, ये रियलिटी है। जिन्ना साहब की तस्वीर, तो 2 बातें कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो जिन्ना साहब की तस्वीर ना आए, बल्कि जिन्ना साहब को कुछ पढ़े भी। दूसरी बात ये कि हमारे अख्तलाफात बिल्कुल यकीनी तौर पर जिन्ना साहब के साथ में है, क्योंकि खिलाफ थे। मैं 25-26 साल के बाद में पैदा हुआ हूँ। मेरे दादा परदादा ने डिसाइड किया कि हम यहीं पर रहेंगे, तो वो जाहिर सी बात है वो जिन्ना साहब की उस अपील के साथ में बिल्कुल नहीं थे। तीसरी बात ये कि ये हमारे अपने मसले हैं। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तानी मुसलमानों को अगर आप उसका एक बराबर का इवैल्यूएशन करें, तो आप यकीनी तौर पे पाएंगे कि हिंदुस्तानी मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमानों से कहीं कहीं आगे हैं। तो इसलिए ये कहना, ये परसेप्शन जो है कि जिन्ना साहब ने ऐसा देख लिया था कि ऐसा होगा, तो ये परसेप्शन मुझे लगता है, इसका तो मैं एक और काउंटर आर्गुमेंट भी आपको दे सकता हूँ कि मौलाना आजाद ने भी देख लिया था कि ये पाकिस्तान इस तरह से 2 टुकड़ों में नहीं होगा और पाकिस्तान के नए टुकड़े होंगे। तो मौलाना की वफात 1957 में हुई है, 71 में पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बट गया। अच्छा फारूक साहब, आप कैसे देखते हैं इस बात को कि जिन्ना साहब ने एक और भी बात की थी और 2-3 दफा उन्होंने की कम से कम, कि अगर पाकिस्तान ना बना तो इंडिया में इस्लाम और मुसलमान ख़त्म हो जाएंगे। तो पाकिस्तान बनने के बावजूद भी इंडिया में मुसलमान और इस्लाम ख़त्म नहीं हुए। इस आर्गुमेंट को कैसे देखते हैं आप सर? ये मुझे नहीं पता कि कायदे आज़म साहब का ये ऐसा कोई स्टेटमेंट है। जितने आप मुताला करते हैं, मैं तो इतना मुताला करता नहीं, ना मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ आपके मुकाबले में। मुमकिन है उनका ऐसा कोई बयान हो। बुनियादी बात यह है जो अभी डॉक्टर साहब ने बात कही, एक तो ये मवाजना दुरुस्त नहीं है। मैं उनसे मुत्तफिक हूँ डॉक्टर साहब से पूरे तौर पर कि जी पाकिस्तान के मुसलमान का क्या हाल है, वहाँ के हिंदू का क्या हाल है, हिंदुस्तान के मुसलमान का क्या हाल है। ये कोई सेहतमंदाना अंदाज़े फ़िक्र नहीं है कि इस तरह के मवाजने किए जाएँ, ये दुरुस्त बात नहीं है। बुनियादी तौर पर इस तरह के मवाजने तलखी को पैदा करते हैं और जो ज़िद है उसमें इजाफा हो जाता है। हमें उससे बचने की ज़रूरत है। वो जो कायदे आज़म ने कहा था ना कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात कनाडा और अमेरिका की तरह से होंगे, तो हमें उसी बात पर रहना चाहिए। यही मसले का हल है। और हमारी तरफ से कोई गड़बड़ हो, भारत की तरफ से कोई गड़बड़ हो, उसको सही करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उस पर मिट्टी का तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए कि मज़ीद आग भड़क उठे। एक बात तो आप ये पेश नज़र रखें। दूसरी बात जो कायदे आज़म ने कही होगी, मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन वहाँ के मुसलमान और इस्लाम का मामला यानी किसी मुसलमान के साथ नहीं है, ये अल्लाह ताला का मामला है। वो चाहेगा तो अपना दीन बचा लेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं। बेशक 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 मसला है। लेकिन हिंदुस्तान में बाज़ औक़ात जब मुसलमान टारगेट होते हैं, जब ईदगाह जलाई जाती है, जब यानी पानी की तरह खून बहाया जाता है, तो वो बातें या वो कॉन्सेप्ट जो उस वक्त तकसीम से पहले सोचे गए थे कि यहाँ हम एक जारे अक्सरियत के रहमो करम पर होंगे, वो कॉन्सेप्ट जो है ना वो सच होता नजर आता है। यही बुनियादी बात। अच्छा हिलाल साहब, हमारे यहाँ एक स्कॉलर हैं, वो ब्यूरोक्रेट भी रहे, डॉक्टर सफदर महमूद। वो ये कहते हैं कि इंडिया के मुसलमानों ने ओवरवेलमिंगली पार्टीशन की जो डिमांड थी उसको सपोर्ट किया। अगरचे उस वक्त अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, इसके बावजूद सपोर्ट तो आप कर सकते हैं ना, वोट भले आपका ना हो। तो यही उनका आर्ग्यूमेंट है कि प्रोबेबली 85% ऑफ द मुस्लिम दे सपोर्टेड द डिमांड फॉर पार्टीशन। तो अब उसके बाद जो है, अगर कोई एक्सट्रीमिस्ट हिंदू जो है वो इन मुसलमानों को कहता है कि भाई अगर आप यहाँ खुश नहीं हो तो आपने तो 2 नेशन थ्योरी की सपोर्ट की थी, आपने तो पार्टीशन को सपोर्ट किया था, तो व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो वो क्या कहते हैं फिर उसके जवाब में?
देखिए यहाँ फिर वही बात कथाकलामी होगी। जैसे मैं आपसे बसत यानी माजत एक जुमला ऐड करना चाहता हूँ अगर आपकी इजाजत हो। देखिए कभी कभी एक वक्त शाहरुख खान पे भी आ जाता है कि कहता है कि यहाँ रहना मुश्किल है। ये कैफियत नहीं होनी चाहिए। अगर ये कैफियत होती है तो वो फिर तसव्वुरात और वो जो चीजें लोगों ने सोची थी उनमें सदाकत नजर आती है। बेशक बेशक जी। नहीं, इसमें देखिए दो तीन अलग अलग बातें हैं कि मैं अगर पहली बात तो ये कि सही बात है, उस जमाने में वोट डालने का हक तो सबको नहीं था, लेकिन फिर अगर वोट डालने का हक नहीं था तो हमें ये भी जानना जरूरी है, जो लिटरेसी की जिस बात से आपने शुरू किया था, तो अगर मैं उसको 1946-47 में ले जाऊं तो आप ये समझिए कि लिटरेसी का लेवल क्या होगा। और पाकिस्तान या हिंदुस्तान का बंटवारा हिंदुस्तान या पाकिस्तान की किसी जबान में नहीं हुआ था, अंग्रेजी में हुआ था। जो भी डिस्कशंस होते थे वो अंग्रेजी में होते थे। उस दौर में कितने मुसलमान ऐसे थे जिनको अंग्रेजी आती थी, उस दौर में कितने हिंदू ऐसे थे जिनको अंग्रेजी आती थी, उस दौर में कितने लोग ऐसे थे। मशहूर कहानी है नया कानून, हम सब लोगों ने पढ़ी है, और उसमें कहानी मुख्तसर तौर पे ये है कि एक आदमी है, ये 1935 का जो लॉ था उसको लेकर एक आदमी जो घोड़ा चलाता है, कि अक्सर घोड़ा गाड़ी में 2-3 वकील लोग रोज बैठते हैं और वो कहते हैं कि नया कानून ये, नया कानून वो, तो जो छोटी छोटी बातें उसके जहन में आती हैं तो उनसे वो ये नतीजा निकालता है कि एक दिन नया कानून आएगा तो हम आजाद हो जाएंगे। तो वो स्थिति ऐसी ही थी उस जमाने में, 46-47 में नया कानून होगा, पार्टीशन होगा। यहाँ तक कि अगर हम देखें किसी को भी ये क्लियर नहीं था कि पार्टीशन के मायने क्या होंगे। तो अगर पार्टीशन के मायने तक किसी को पता ना हो, ये फैक्चुअल है, ये मैं कोई मेरी ओपिनियन नहीं है, ये फैक्चुअल है, किसी को नहीं मालूम था कि कौन सी लाइन कहाँ जाएगी, कौन सा शहर कहाँ जाएगा। तो अगर ऐसा हो तो बड़ा मुश्किल है। मेरी अहलिया है नाजिमा परवीन, उनकी किताब है कंटेस्टेड होमलैंड। उनका बेसिक आर्गुमेंट ये है कि दिल्ली के ऊपर है, उनका बेसिक आर्गुमेंट ये है कि ये पता ही नहीं था दिल्ली के मुसलमानों को कि दिल्ली का पाकिस्तान में होगी कि नहीं होगी। तो इतनी ज्यादा चीजें जो कॉम्प्लेक्स हों उस सिचुएशन में ये कहना कि ये पाकिस्तान है और हिंदुस्तानी मुसलमानों ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, मुझे लगता है बिल्कुल बेबुनियाद बात है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि पार्टीशन के ऊपर अभी जो मैंने प्यू रिसर्च की बात की जिसका मैं हिस्सा था, तो हमने ये सवाल पूछा था कि पार्टीशन हिंदुस्तानी मुसलमान, मतलब ये सवाल अक्रॉस द कम्युनिटीज पूछा गया कि क्या पार्टीशन अच्छी चीज थी क्या बुरी चीज थी। तो ओवरवेलमिंग मुसलमानों और सिखों का कहना यह है कि पार्टीशन बहुत बुरी चीज थी। 40% हिंदुओं का कहना यह है कि ठीक चीज थी हिंदू मुस्लिम रिश्तों के लिए। तो अगर मुसलमान आज भी ये मान रहे हैं, आज के मुसलमानों की बात करूंगा, देखिए 1947 में मैं पैदा नहीं हुआ था, तो मेरे पास जो 1947 की इंफॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड्स में है, मैं उनको पढ़कर समझ सकता हूँ। लोग 1947 में मौजूद थे उनकी बात ना करके अगर हम आज की बात करें तो आज ये बिल्कुल साफ है कि जो हिंदुस्तानी मुसलमानों की का नजरिया पार्टीशन को लेकर है वो बहुत नेगेटिव है। उनके हिसाब से ये बहुत खराब चीज हुई है। खराब मतलब इसलिए खराब हुई है क्योंकि हिंदू मुस्लिम रिश्ते जो है वो हमेशा के लिए बिगड़ गए और खराब हो गए। एक बात तो ये, और ये मैं आपको फैक्चुअल बता रहा हूँ। दूसरी बात ये जो अभी आप सब कह रहे थे कि में इस बात से कौन इनकार करेगा कि जब भी इस तरह की चीजें होती हैं, जब भी कॉमन राइट्स होते हैं, जब भी मुस्लिम टारगेट किए जाते हैं, तो ये चीजें दोबारा से उभर आती हैं। लेकिन सवाल ये है कि देखिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत अच्छा बना लिया, लेकिन जो एक्चुअल पॉलिटिक्स होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन की तरह से नहीं चलती। एक्चुअल पॉलिटिक्स के अपने इंटरेस्ट होते हैं, तो वो इंटरेस्ट जब चलते हैं तो उस जमान जैसे ये इंटरेस्ट चलते हैं, आप अपने फेवरेबल कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। सवाल ये है कि लोग क्या मानते हैं। हमारा रिसर्च ये कहता है कि 97-98% हिंदूज का ये मानना है कि तमाम मजहबों की अगर आपने मजहबों को रिस्पेक्ट नहीं किया तो आप ना हिंदू होंगे ना हिंदुस्तान। और तकरीबन इतने ही 98-99% मुसलमान भी हिंदुस्तान में मानते हैं कि अगर आपने तमाम मजहबों को रिस्पेक्ट नहीं की तो आप पाकिस्तानी ना मुसलमान। बात ये होता है कि ये जो छोटे छोटे ये जो इंसिडेंट है, जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, जो वायलेंस है, उसको हम इतना बड़ा बनाकर हर चीज के परसेप्शन के साथ बना जोड़ा। अच्छा, मेरा ख्याल आपकी आवाज बीच में कुछ थोड़ा गड़बड़ कर रही थी,
फारूक साहब, आयशा जलाल का जो थीसिस है उससे आप वाकिफ तो होंगे, मुत्तफिक हो ना हो। उनका ये कहना है कि जिन्ना साहब जो थे वो पार्टीशन नहीं चाहते थे। उनके लिए शायद ये था कि भाई ज्यादा से ज्यादा रियायतें हासिल की जाएं, और वो ये समझती हैं कि पार्टीशन जो थी वो कम्युनल मसले का हल नहीं थी, इसलिए कि कहीं मुसलमान 10% थे, कहीं 15% थे, कहीं 20% थे। तो उन मुसलमानों को जिनको ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत थी वो तो माइनॉरिटी एरियाज में थे। तो पाकिस्तान जब बना वो मेजॉरिटी एरिया में बना, जहां पे मुसलमानों को उस तरह से वो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी नहीं थी, पंजाब में या बंगाल में या सरहद में, सिंध में। तो इस आर्गुमेंट को आप कैसे देखते हैं? ये आपका बहुत पसंदीदा आर्गुमेंट है और आप हर गुफ्तगू में इसे दोहराते हैं, तो लिहाजा मैं आपकी फारूक साहब, आपकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी। अच्छा, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो अभी आर्गूमेंट आयशा जलाल के रेफरेंस से शकील साहब ने दोहराया है, ये बहुत पसंदीदा आर्गूमेंट है और अपनी हर गुफ्तगू में इसका जिक्र करते हैं और अपने किसी न किसी मेहमान को उसमें धोबी पटड़ा करके उसे चित करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी बात नहीं सर, मैं चाह रहा हूँ उस पर क्लैरिटी होनी चाहिए। देखिए, एक पहली बात तो ये है कि अगर आप इस मौजू पर बात करना चाहते हैं तो फिर जो इस मौजू पर बात करने का अहल है उसको बुलाइए। मैं अपने आप को इस मौजू पर बात करने का अहल नहीं करता। डॉक्टर साहब इस मौजू पर बात करने के अहल होंगे, मैं समझता हूँ उनकी गुफ्तगू और उनकी तालीम, मेरा ख्याल है कि वो इस मौजू पर गुफ्तगू करने की अहल है। आप भी हैं, मैं नहीं हूँ। मैं अपना सिर्फ एक यूँ कह लें कि सरसरी सा तासुर बयान कर सकता हूँ। देखिए, एक तो ये कि पाकिस्तान बन गया और अब पाकिस्तान एक हकीकत है, तो अब बेहतर है कि आप गड़े बुर्दे मत उखाड़िए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। बुनियादी बात ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए, उस वक्त जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, पॉलिटिक्स बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, कॉन्स्टिट्यूशन और चीज़ होती है और सियासत के अमली तकाजे कुछ और होते हैं। जी। तो सियासत के अमली तकाज़ों के तहत हमने ये भी कहा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी दे दें और हम इन चीज़ों को हमें ज़रूरत नहीं है अलहदगी की। लेकिन हिंदुस्तान की क़यादत ने, जिस पर आप एक दफ़ा बहुत खफा भी हुए थे, मैंने कहा कि वो बहुत तंग नज़र लोग, उन लोगों ने इतना भी देना गवारा नहीं किया, जिसके नतीजे में अलहदगी मुकद्दर हो गई, हिंदुस्तान की तकसीम मुकद्दर हो गई, जिसके नतीजे में ये एक हठधर्मी थी उस लीडरशिप की। मैं आपकी क्या कहते हैं, दिल शिकनी के लिए किसी लीडरशिप का नाम नहीं लेता। तो उस सर आप ले नाम खुल के बात करें सर। उस तंग नजरी की वजह से तकसीम मुकद्दर हो गई और उसके नतीजे में बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए। ये भी ख्याल किया जाता है और शायद कुछ लोगों ने लिखा भी है कि शायद उस लीडरशिप के ज़हन में ये था कि ये तो मुल्क चलने वाला नहीं है, 4 दिन के बाद ये हमारी झोली पे वापस आ गिरेगा, लिहाजा इनको जो करते हैं करने दो, इनकी कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है। तो कभी इस मौजू पर भी तवज्जो दीजिए कि क्यों ये सब हुआ। आयशा जलाल को बुनियाद बना के बहस में यानी लोगों के दिलों पर आप वो क्या मूंग मत तलिए और लोगों को तकलीफ मत पहुंचाइए। आप उन अवामिल पर भी बात कीजिए जिनकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। उन लोगों पर भी बात कीजिए जिसने, गांधी जी ने अगर भूख हड़ताल की पाकिस्तान की खातिर तो बर्दाश्त नहीं किया गया, उन्हें कत्ल कर दिया गया। तो मैं महसूस ये करता हूँ कि जैसे आप औरगा मकबूल जान का और किसी और का नाम लेते हैं, मैं महसूस ये करता हूँ कि हिंदुस्तान पर ऐसे लोगों की बदरू मुसल्लत है 1947-40 से लेकर आज तक, जिन्होंने मसाइल को सीधा ही नहीं होने दिया। तो कभी इस मौजू पर भी बात कीजिए। अच्छा फारूक साहब, आपने एक तरफ तो कांग्रेस की हठधर्मी की बात की, उसकी मजम्मत की कि वो मुसलमानों को अकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं थे, दूसरी तरफ आप उनको अच्छा भी साबित कर रहे हैं कि उन्होंने एक मौकफ लिया, अच्छा मौकफ लिया और उनको कत्ल कर दिया गया गांधी को उस मसले पे। तो यू कैन नॉट हैव इट बोथ वेज सर। जिन्ना साहब ने ये कहा था, आज हमें गांधी और नेहरू बड़ा अच्छा लगते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी मुझे नहीं अच्छे लगते सर, आपको नहीं लगते? सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ये गांधी और नेहरू का इंडिया नहीं है। यार आप तो खुदा का खौफ करें, किस आदमी की बात कर रहे हैं जिस आदमी ने तारीख पढ़ी नहीं है, उसको हवाले के तौर पे पेश कर रहे हैं। सर मेरी गुजारिश सुन लीजिए। नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। देखिए,
आप जिस आदमी का जिक्र कर रहे हैं वो एक जाहिल आदमी है, आप उसको रेफरेंस क्यों बना रहे हैं? सर चाहे वो अनपढ़ है, जाहिल है, उसने ऑक्सफोर्ड से डिग्री ली है, और सर वो इस वक्त मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, सुन लीजिए प्लीज, हैव द टॉलरेंस। तो वो ये कह रहा है कि वो जो गांधी और नेहरू का इंडिया था वो अच्छा इंडिया था, आज का इंडिया नेहरू और गांधी का इंडिया नहीं है। इसका मतलब है वो अच्छे लोग थे। जिन्ना साहब ने तो ये कहा था कि ये कांग्रेस फाशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और ये मुसलमानों को क्रश करना चाहती है। अच्छा डॉक्टर हिलाल साहब, 1941 नहीं, अब आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया तो मुझे बात करने दें। ऐसा ना करें कि आप अपनी बात इधर उधर मत हो जाइए। चले प्लीज। कायदे आजम ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था, कांग्रेस और कांग्रेसी लीडरशिप फाशिस्ट थी और इसी वजह से इतना कत्लो खून हुआ, इसी वजह से इतनी खूनरेजी हुई, इसी वजह से हिंदुस्तान तकसीम हुआ, तो वो फाशिस्ट थे। अब रह गई ये बात कि आप कहते हैं कि गांधी जी ने तो भूख हड़ताल की पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आप जरा पढ़ लें, मैंने अभी ताज़ा ही वाकया पढ़ा है, डॉक्टर हमीदा खोड़ो की किताब देखी है जो उनके अपने वालिद की पॉलिटिकल बायोग्राफी उन्होंने लिखी है, तो उसमें ये लिखा है कि 6 सैबर तैयारे माड़ीपुर एयरबेस पे खड़े थे जो तकसीम में भारत के हिस्से में आए थे। तो पाकिस्तान में कुछ लोग थे जो नहीं चाहते थे कि वो तैयारे हिंदुस्तान जाएं, और उसकी वजह यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिसर्स ने जाके वजीर खारजा से वजीर आला सिंध से कहा कि देखें लियाकत अली जो हैं वो 6 तैयारे इजाज़त दे दी है हिंदुस्तान जाने की, आप कुछ रोक सकते हैं तो रोकें। तो उन्होंने वहाँ पुलिस लगा दी, तो बाद में लियाकत अली खान ने मुदाखलत की और पुलिस वहाँ से हटानी पड़ी। तो हमारे यहाँ भी ये मसाइल इस तरह के रहे हैं और हमारी लीडरशिप ने बड़े दिल का मुजाहरा किया है। मेरी गुजारिश ये है कि हिंदुस्तानी लीडरशिप ने बड़े दिल का मुजाहरा नहीं किया, और गांधी जी जो चाहते थे नेहरू वो नहीं माने। आप सब डॉक्टर साहब मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं और उस चीज़ को बयान कर सकते हैं। देखिए बुनियादी बात ये शकील साहब, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इस तरह के तकाबुल मत किया करें, ये तकाबुल नहीं बनते, इससे सिर्फ तलखी बढ़ती है। और आप बुनियादी, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दिल में ये बात मौजूद होती है कि पाकिस्तान की क्रिएशन को गुनाह करार देकर हम इससे अलग हो जाएं, तो ये ना करें आप। सर आप मेरा ख्याल है बहुत गलत समझे। मैं इस चीज को पॉइंट आउट करता हूं कि हमारे यहाँ जो हमारा हिस्टोरियोग्राफी है उसकी कॉन्ट्रडिक्शंस को ठीक किया जाए, और जब तक हम उसको ठीक नहीं करेंगे इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे। हम दिन रात ये कहते हैं कि जी हिंदूज आर इवल। सुन लेना प्लीज, प्लीज मेरी बात भी सुन लें। आपको ये काम दोनों हाथों से करना होगा, हिंदुस्तान को भी कदम उठाना होगा, पाकिस्तान को भी कदम उठाना होगा। सर मेरी गुजारिश, मैंने आपकी बात सुनी, मेरी भी सुन लें प्लीज। मैं ये कहता हूं कि जब तक हम हिस्ट्री सही तरीके से नहीं पढ़ाएंगे हम इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं बना सकते। हम बच्चों को अगर दिन रात ये बताएंगे कि हिंदूज आर इवल, हिंदूज आर दे वांट टू डिस्ट्रॉय अस, तो आप नहीं अच्छे ताल्लुकात बना सकते। और वहां मुसलमान को क्या पेश किया जाता है, ये डॉक्टर साहब से पूछते हैं कैसे पेश किया जाता है। तो डॉक्टर हिलाल साहब, एक तो ये बात कि जी क्या इंडिया के मुसलमान, पढ़े लिखे मुसलमान, वो कांग्रेस को और गांधी को और नेहरू को वो फाशिस्ट समझते हैं कि नहीं समझते? और दूसरी सर, 1941 में जिन्ना साहब ने कानपुर में ये कहा था कि मैं 7 करोड़ मुसलमानों को जो मेजॉरिटी एरियाज में रहते हैं बचाने के लिए उन 2 करोड़ मुसलमानों की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं जो माइनॉरिटी एरियाज में रहते हैं। इसको कैसे लिया गया यूपी में और बाकी एरियाज में? देखिए पहली बात तो मैं इस बात से बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हूँ कि हम ये जो तमगा है फासिस्ट का ये किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को दें। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हमें इसको, इस बातचीत को कॉम्प्लेक्स करना चाहिए, क्योंकि वो मामला बड़ा सीधा सीधा सा नहीं होता है। ये 2 भाइयों की लड़ाई नहीं है, हिंदुस्तान एक किसी आदमी का नाम नहीं है, ना पाकिस्तान किसी आदमी का नाम है, एक घर नहीं है, इसमें कोई बाप नहीं है जिसने बेटों को बराबर का बांटना है। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हम सब भूल गए हैं, हिंदुस्तान में भी भूल गए, पाकिस्तान में भी भूल गए हैं, वो है कॉलोनियल स्टेट, अंग्रेज। हम आजाद नहीं हुए 47 से पहले, ठीक है। और मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात याद दिला दूं कि हिंदुस्तानी मुसलमान, चाहे वो उस जमाने के जिसे आज हम पाकिस्तान कहते हैं वहाँ हों या जिसको आज हम बांग्लादेश कहते हैं वहाँ पर रह रहे हों, याद रखिए कि जिन्ना साहब को मजबूर होना पड़ा
ये कहने के लिए कि हम कॉलोनियल स्टेट के खिलाफ हैं। मुस्लिम लीग का रेजोल्यूशन है 1942 में, जब क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ वो नहीं गए मुस्लिम लीग, तो उसके बाद एक इंटरनल प्रेशर था मुस्लिम लीग के ऊपर और जिन्ना साहब के ऊपर कि वो ये क्लैरिफाई करें कि भाई आप अंग्रेजों के साथ हैं कि अंग्रेजों के साथ नहीं है। और ये प्रेशर तो मुस्लिम लीग के अंदर से ही आ रहा होगा यकीनी तौर पे। एक रेजोल्यूशन है मुस्लिम लीग का जिसमें वो कहते हैं कि भाई हम जो है वो कॉलोनियल स्टेट के साथ नहीं है। पहली बात तो कॉलोनियल स्टेट को तो हम भूल गए, जो कि कठपुतलियों की तरह हमें नचा रहा था, और हम यहाँ आपस में बिल्कुल बच्चों की तरह से, और ये जो परसेप्शंस आप कह रहे हैं ये है, हिंदुस्तान में भी ऐसे परसेप्शंस हैं। तो मैं ये बिल्कुल मानने को कतई तौर पे तैयार नहीं। एक बात है हिंदुस्तानी मुसलमानों, ये कि अब जिन्ना साहब ने जो कहा, याद रखिए कि 1940-41 के बाद से गांधी जी ने जिन्ना साहब को कायदे आज़म कहना शुरू कर दिया था। और गांधी जी हमेशा ये बात, अक्सर शिमला वाली बातचीत के अंदर भी जब ये बात हुई तो जिन्ना साहब अक्सर ये कहा करते थे कि मैं मुसलमानों का और आप हिंदुओं के। और गांधी ये कहा करते थे किसी का लीडर नहीं हूँ। डॉक्टर साहब सॉरी, अभी शकील चौधरी साहब ने अपना जिन्ना साहब को कायदे आज़म नहीं माना। हाँ, लेकिन गांधी जी हमेशा एड्रेस करते थे कायदे आज़म के तौर पे। और एक और बात मैं आपको बताऊं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको इस बात को याद है। हम जब यहाँ मैं गांधी के ऊपर कुछ काम रिसर्च कर रहा था, तो मैं एक जगह यहाँ है हमारे पास बुलंदशहर नाम की, जहाँ हमारे कुछ रिश्तेदार भी रहते हैं। तो एक बहुत काफी उम्र दराज थी औरत, और मैं उनसे इंटरव्यू किया, बातचीत की। तो उन्होंने जो बात बताई तो मेरे तो रोंगटे खड़े हुए। उन्होंने ये कहा कि जिस वक्त गांधी जी को गोली मारी गई तो उसके बाद हमारा, और वो पूरा इलाका मुसलमानों का इलाका है, उसके बाद उस जगह पर हर जुमेरात को, जैसे उस जगह पर होता था, गांधी जी की जुमेरातें की गई और 40 दिन के बाद में गांधी जी का 40वां हुआ। तो अगर कोई आदमी हिंदुस्तानी मुस्लिम दिल में इस तरह रहता है कि उसके मरने के बाद उसका 40वां मुस्लिम रिवाजों के साथ किया जाता है, तो इससे बढ़कर मोहब्बत और खुलूस की क्या बात होगी। तो हम कैसे में ये मान लें कि हिंदुस्तानी मुसलमान ये मानते थे कि गांधी और जिन्ना जो थे, गांधी और नेहरू जो थे वो फासिस्ट थे। अगर ऐसा होता तो याद रखिए दिल्ली के अंदर ढेरों वाकयात हैं, अगर आप देखें, जो कि फैक्चुअल हैं, कि जिस वक्त में दिल्ली में रॉयट्स हुए तो उस वक्त नेहरू जो थे वो उतर कर अपनी गाड़ी से रॉयटर्स के बीच में चले गए मुसलमानों को बचाने के लिए। ये मेरे अपने बाप दादा ने अपनी आंखों से देखा, ये हमने अपनी आंखों से देखा है, सुना है। तो इसलिए हिंदुस्तानी मुसलमानों के बीच में नेहरू की जो इमेज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इमेज है। अब बात करते हैं आज की, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आज की बात करें। और मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ फारूक साहब से कि भाई इस तरह से गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो कैसे होगा। लेकिन मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि हिस्ट्री तो हमको ठीक से लिखनी पड़ेगी। अगर हमें हिस्ट्री वाकई ठीक से लिखनी पड़ेगी तो हमको ये जरूर मानना पड़ेगा कि आखिर हम इसमें कॉलोनियल जो स्टेट, जो बरतानिया की सरकार थी, वो क्या कर रही थी हिंदुस्तान पाकिस्तान के लेकर। हम बिल्कुल उसको सारा बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, और हम ये नहीं देखते कि आखिर कौन से ब्रिटिश इंटरेस्ट थे जिन्होंने ये मजबूर कर, इस तरह के कैबिनेट मिशन इंपॉर्टेंट था। मौलाना आजाद की किताब इंडिया मीन्स फ्रीडम अगर हम देखें तो कैबिनेट मिशन इंपॉर्टेंट था। तो उसमें 2-3 चीजें हमें करनी पड़ेंगी अच्छी साउथ एशिया की हिस्ट्री लिखने के लिए। पहली चीज तो हमको कॉलोनियल स्टेट को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। दूसरी चीज हमको ये रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी कि हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनके इंटेंशंस नहीं होते, वो हो जाती हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनके इंटेंशन नहीं होते, उनको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। और अगर हम उनको एक्सेप्ट करेंगे तो उसके बाद क्या हुआ, सन 50 के 47-48 के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान में क्या हुआ, अगर हम उसको लेकर चलेंगे तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा अच्छी तरीके का हिस्ट्री राइटिंग होगी। सही। अच्छा फारूक साहब, आपने एक तो कायदे आज़म की बात की, मैं शरीफुद्दीन पीरजादा का आपको एक लेटर दे सकता हूं जो उन्होंने टाइम मैगजीन में लिखा कि ही वाज अगेंस्ट टाइटल्स, और उन्होंने कहा था आई एम प्लेन मिस्टर जिन्ना एंड आई वांट टू डाई एज मिस्टर जिन्ना। और जब आप एक ऑब्जेक्टिवली रिसर्च कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम कर रहे हो, तो आपको इस तरह के जो ऑनरिफिक्स हैं उससे अवॉइड करना चाहिए। आप गांधी जी कहें, जिन्ना साहब कहें, महात्मा बेशक ना कहें, कायदे आज़म ना कहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर मैं आपको अर्ज करूं, राजेंद्र सरीन एक इंडियन थे और वो पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहते थे। उन्होंने इस्लामाबाद के एक होटल में कहा
और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को मानते हैं, पाकिस्तान एक हकीकत है। लेकिन आप जो है 24 घंटे जो है ये दो कौमी नजरिए की बात क्यों करते हैं? उससे आप क्या हासिल करना चाहते हैं? मैं जब ये कहता हूं कि इंडिया के मुसलमानों को बराबर के हुकूक दो, उनको बराबर का शहरी समझो, तो उस पे जो मेरे से जो लोग इख्तलाफ करते हैं वो ये कहते हैं नहीं देखो पाकिस्तान में तो अब भी वो दो कौमी नजरिए को मानते हैं। तो क्या ख्याल है कि पाकिस्तान को दो कौमी नजरिया अभी भी वैलिड है? क्या अब पाकिस्तान में दो कौमें हैं या एक कौम है? पाकिस्तानी कौम है या हिंदू अलग कौम है, अब भी मुसलमान अलग कौम है? जब तक हमारे यहाँ इन इश्यूज पे क्लैरिटी नहीं आएगी तो हम सर आगे नहीं बढ़ सकते। शकील चौधरी साहब, आपका सवाल बुनियादी तौर पे गलत बुनियाद रखता है। दो कौमी नजरिया हिंदुस्तान में था, पाकिस्तान में क्या था वो 11 अगस्त की तकरीर में वाजे कर दिया गया। उसके बाद कोई बात नहीं है। हम जब दो कौमी नजरिए की बात करते हैं तो हम तारीख में जाके करते हैं, हम आज के पाकिस्तान में ये बात नहीं कर रहे। और अगर हम दो कौमी नजरिए की बात ना करें तो फिर पाकिस्तान को भूल जाएं। फिर पाकिस्तान हमने क्यों बनाया था? तो हम अपनी तारीख को याद करते हैं और उस बुनियाद को याद करते हैं जिसकी बुनियाद पर ये तकसीम ज़रूरी हो गई थी। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी बसते हैं और पाकिस्तान के अंदर बसने वाले पाकिस्तानियों के साथ वो सलूक नहीं किया जाता, ट्रेनें नहीं जलाई जाती जैसे कि कहीं और जलाई जाती हैं। सर आपने ये फरमाया कि पाकिस्तान में ट्रेनें नहीं जलाई जाती, तो सर आपके इल्म में है कि पाकिस्तान के जो पहले लॉ मिनिस्टर थे जोगिंदर नाथ मंडल 1950 में वो पाकिस्तान छोड़ के क्यों इंडिया चले गए थे? और उन्होंने अपने सर अब सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, लेट मी कंप्लीट, हियर मी आउट। उन्होंने ये लिखा कि 10,000 हिंदुओं को ईस्ट पाकिस्तान में कत्ल किया गया और वो वफाकी मिनिस्टर होते हुए भी ही वाज हेल्पलेस एंड ही हैड टू नॉट ओनली लीव हिज ऑफिस बट द कंट्री। और आज पाकिस्तान की किसी किताब में कोई कालम नवीस, कोई टीवी एंकर उनका जिक्र तक नहीं करता। किसी को पता नहीं है पाकिस्तान में कि जोगिंदर नाथ मंडल कौन थे। तो सर हमें हिस्ट्री ऑनेस्टली पढ़ानी पड़ेगी, वरना हम वन साइडेड इसी ट्रैप में फंसे रहेंगे। अगर कोई नहीं जानता कि जोगिंदर नाथ मंडल कौन थे तो उसे पाकिस्तानी होने का हक नहीं है, उसे जर्नलिस्ट कहलाने का हक नहीं है, हिस्टोरियन कहलाने का हक नहीं है। क्यों नहीं जानते जोगिंदर नाथ मंडल को? और रह गई बात कि वो हिंदुस्तान चले गए थे, तो वो भी आप ज़रा उस बैकग्राउंड को भी छान लें। और जब हिंदुस्तान चले गए तो उसके बाद उनके क्या तासुरात थे हिंदुस्तान जाने के बाद, कि मुझसे गलती हो गई कि नहीं हो गई, ज़रा इसकी भी तहकीक कर लें। सर मुझे बताइए कहाँ पे पढ़ा आपने कि उन्होंने कहा मुझसे गलती हो गई? देखिए बात सुने, आप शकील चौधरी साहब बहुत अच्छे इंटरव्यू करने वाले हैं और गुफ्तगू के तो माशाल्लाह बादशाह हैं। तो बात यह है कि हम तो बहुत सादे लोग हैं, मुझे नहीं पता था कि आपने ये सवाल करना है और मैंने आपको इसका हवाला देना है। तो लेकिन ये बुनियादी बात यही है कि वहां जाके वो पछताए थे। ये बात सर इसको ऐसे ही है। लेकिन तो मैं भी देख लूंगा, आप भी सर देख लीजिए। एक बात और भी सुन लें, उसी हमीदा खोड़ो की किताब को जिसके बारे में मैंने आपसे पूछा भी था और आपने मुझे मेरे क्वेश्चन के जवाब में बताया भी था, उसको ज़रा दोबारा देखिए कि जब कराची से हिंदू मिनॉरिटी के लोग अपनी जायदादें छोड़ के हिंदुस्तान जाने लगे तो उस वक्त कायदे आज़म ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि मैं नहीं चाहता कि ये लोग यहाँ से जाएं, इनको पूरी हिफाजत के साथ यहाँ रहना चाहिए और पूरी इज्जत के साथ यहाँ रहना चाहिए। इस मकसद के लिए फिर आपके जो अयूब खोड़ो साहब हैं उन्होंने इक़दाम भी किए, लेकिन बदकिस्मती से कि हम उस वक्त ऐसे हालात की गिरफ्त में चले गए थे जिसमें बहुत सारे लोगों की गिरफ्त उस पर नहीं थी और बदकिस्मती रूनुमा हुई। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए अगर कुछ हिंदू कत्ल हुए तो मुसलमान भी कत्ल हुए। आप आधी हकीकत ना बयान किया करें। जो कुछ ईस्ट पंजाब के मुसलमानों के साथ हुआ उसको आप भूल जाएंगे, ऐसा ना किया करें। लाखों लोग थे जो कत्ल हो गए जी। फारूक साहब, वो लाखों लोग थे हिंदुस्तान के अखबारात में छपा जो कश्मीरियों को कत्ल कर दिया गया। फारूक साहब मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूं कि हिस्ट्री जो है ना पूरी पढ़ानी चाहिए, आधी नहीं पढ़ानी चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी मेजॉरिटी आज भी ये समझती है कि 47 में हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा, सिखों ने मुसलमानों को मारा, मुसलमानों ने किसी हिंदू सिख को नहीं मारा। और सर ये भी एक हकीकत है। सर सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए,
यह भी एक हकीकत है कि पंजाब में जो फसादात थे वो रावलपिंडी के जिले से शुरू हुए और जस्टिस मुनीर ने यह बात मानी है। फ्रीडम एट मिडनाइट जो है वो किसी इंडियन प्रोपेगेंडिस्ट ने नहीं लिखी, उसमें यह लिखा है कि सर मुझे आर्गुमेंट को गलत साबित कर दिया आपने। सर मुझे खत्म तो करने दीजिए, आपने अपना आर्गुमेंट खुद खत्म कर दिया ना। सर मेरी बात तो सुन लीजिए ना सर, हियर मी आउट प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि मार्च 47 में रावलपिंडी में सैकड़ों हिंदुओं और सिखों को जिंदा जलाया गया। ये बात भी बताइए बच्चों को, ये भी बताइए पंजाब में, मशरकी पंजाब में क्या हुआ, मगरबी में क्या हुआ, पूरी तारीख पढ़ाइए, ऑनेस्टली पढ़ाइए। मैं अग्री करता हूं आपसे। ओके, मैं मगरबी पंजाब पर तबलीग शुरू कर देता हूं, आप मशरकी पंजाब पे शुरू कर दें। सर डॉक्टर इश्तियाक की किताब है पंजाब राइट्स पे, वो पढ़ लीजिए। वो क्या कहते हैं, क्या मुसलमानों ने कोई कत्लो गारत नहीं की? आज हमारे बच्चों को क्यों नहीं बताया जाता कि हमने भी उतना आपने तो अभी बताया कि जस्टिस मुनीर ने बताया जी, आपने तो अभी बताया है कि जस्टिस मुनीर ने लिखा है। जी जी, जस्टिस मुनीर ने लिखा है ना सर, जस्टिस हिंदुस्तान में रहता था सर, जस्टिस मुनीर ने लिखा है। जस्टिस मुनीर इज वन ऑफ द मोस्ट मेलाइंड पीपल इन पाकिस्तान। आपकी सर सुन लिए ना, प्लीज सुन लीजिए। नहीं यार, आप बात ही नहीं करने देते सर, मेरी बात खत्म कर लेने दें फिर। आपने एक बात कर ली ना, वो मेलाइंड आदमी है तो उसका जवाब दें ना। वो क्यों मेलाइंड आदमी है? दीजिए जवाब। इसलिए मेलाइंड आदमी है कि इस मुल्क में अमरीयत का रास्ता खोला उसने। चलें, वो तारीख की बात अलग है, ये अलग बात है। सर ठीक हो गया। सर मुझे ये बताइए, जस्टिस मुनीर की जो किताब है वो कितनी छपी होगी? 500, 1000, 2000? मैं बात कर रहा हूं जो टेक्स्ट बुक्स हैं आपकी, टेक्स्ट बुक्स जो हर बच्चा पड़ता है, उसमें कितनी सच्चाई है? आपने ना वो पानी में मधानी डाली हुई है। चलें सर, ठीक है। अच्छा डॉक्टर हिलाल साहब, बिफोर वी कंक्लूड आप बताइए कि किस तरह से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, और जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनके लिए क्या ये अच्छी खबर होगी कि अगर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अच्छे हों, या जो कशीदगी है वो उनके लिए क्या प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करती? नहीं, देखिए इसमें जाहिर सी बात है कि अगर पाकिस्तान से हिंदुस्तान के ताल्लुकात अच्छे होंगे तो यकीनी तौर पे सबके लिए बेहतर होगा। अमन हमेशा अच्छा होता है। लेकिन इसमें एक और भी बात है कि वो अगर इसको रिड्यूस कर दिया जाए सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमानों पर, तो मुझे लगता है कि वो कहीं थोड़ा सा एग्जैजरेशन होगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए पाकिस्तान का तस्वुर, हमें ये याद रखना चाहिए कि 70 साल बीत चुके और 70 साल में 1-2 जनरेशन्स ख़त्म हो जाती हैं। तो आज के जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, अगर हम सिर्फ फैक्चुअली ही देखें कि वो कौन है, याद रखिए हिंदुस्तान दुनिया का सबसे यंग मुल्क है, हमारी यंग आबादी ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है जिनका कोई लेना देना पाकिस्तान से नहीं है। हम लोग हैं जिनके की रिश्तेदार हैं अभी भी, जनरेशन दर जनरेशन बहुत बड़ी फैमिली हमारी माइग्रेट कर गई थी। तो वो तो है, वो रहेगा, वो नहीं होगा। लेकिन जो आज का मुसलमान हिंदुस्तान में है उसके लिए पाकिस्तान का तस्वुर डिटर्मिनिंग फैक्टर नहीं है। मैं बिल्कुल इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि भले ही हिंदुस्तानी मुसलमान को ये कहकर चिढ़ाया जाए कि तू पाकिस्तानी है, मैं मानता हूँ इस बात को, ऐसा होता है, हम सब कहीं ना कहीं पर ये फेस करते हैं। लेकिन जैसे ही ये बात कही जाती है तो हमारे लिए लड़ने वाला जो है वो हिंदू होता है, मुसलमान नहीं होता। अगर किसी ने मुझे ये कह दिया, क्योंकि जब मैं दुनिया में बहुत सारी जगह पर हिंदुस्तान का नुमाइंदा बनकर गया हूँ और एक बार मुझे किसी ने कह दिया कि आप तो पाकिस्तानी हैं, तो मेरे डिफेंस में खड़े होने वाले मुसलमान कम थे, हिंदू ज्यादा थे। तो अगर ये चीज है तो इसका मतलब ये कि एज ए होल इंडियन नेशन जिसे हम कहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं पे एक चीज है, एक चीज जिसे यूनिटी कहा जाता है। लेकिन ये यूनिटी जो है, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के आइडिया के साथ प्रॉब्लम है। मुझे पाकिस्तान का आइडिया जो है वो कॉन्फ्लिक्ट पे टिका हुआ है। अगर पाकिस्तान का आइडिया कॉन्फ्लिक्ट से निकाल लिया जाए, किसी सूरत से ऐसा हो जाए, फैसल देव जी की किताब बहुत अच्छी किताब मुझे लगती है, मुस्लिम ज़ियाउन करके उनकी किताब है, जरूर देखिएगा। उनकी किताब से अगर मैं थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन लूँ तो मुझे लगता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट का आइडिया है उसको निकाल देना चाहिए। पाकिस्तान जो है वो एक कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजी पर बना हुआ है। उसके बरक्स हिंदुस्तान जो है, और थैंक्स टू नेहरू, नॉट गांधी क्योंकि वो तो 1 साल में उनकी वफात हो गई। मैं एक बात और आपको याद दिला दूं कि 1936 के बाद गांधी जी कांग्रेस में, गांधी एक फादर फिगर थे, वो अलग मसला है, लेकिन गांधी जी कांग्रेस के मेंबर नहीं थे। कांग्रेस उनकी सुनती जरूर थी। लेकिन
हिंदुस्तान की आजादी के बाद जो काम पंडित नेहरू ने किए और उसके बाद में यहाँ तक अटल बिहारी वाजपेयी, एक कंसेंसस है हिंदुस्तान में, एक कंसेंसस है, उसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान उसकी, उस कंसेंसस की, सेकुलर कंसेंसस की रिस्पेक्ट करते हैं। जब ये ऐसा कुछ जब कुछ होता है तो आखिर मसला जो ज्यादा बड़ा सवाल मुझे लगता है वो ये है कि जैसे हिंदुस्तान का तस्वुर इस बात पर है कि बिना मुसलमान के हिंदुस्तान नहीं हो सकता। यहाँ तक कि मोहन भागवत जी जो आरएसएस के लीडर हैं, परसों उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई ये कहता है कि हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं है तो वो हिंदू नहीं हो सकता। ये रेडिकल बात है भाई। वो आरएसएस के लीडर है, वो भी ये कहते हैं। पाकिस्तान में ऐसा कोई मैं ऐसा कोई सुनता नहीं हूँ कि कोई ऐसी तंजीम हो जो ये कहे कि बिना हिंदू के पाकिस्तान का तस्वुर नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि ऐसा अगर आप वाकई में आप बिल्कुल एक ऐसी हिस्ट्री, एक ऐसी पॉलिटिक्स का इमेजिनेशन पाकिस्तान में चाहते हैं तो उसको पॉलिटिक्स के आइडिया से निकालिए, उसे कॉमनल आइडिया से निकालिए। हम इस कोशिश को हिंदुस्तान में कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदुस्तानी मुसलमानों की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है प्रॉब्लम्स, लेकिन एटलीस्ट आइडिया के लेवल पर हम में एकजुटता है कि हम इस कॉम्युनलिज्म को, चाहे वो हिंदू कॉम्युनलिज्म हो या मुस्लिम कॉम्युनलिज्म हो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे ये दिक्कत पाकिस्तान के साथ में लगती है कि पाकिस्तान के आइडिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है। अच्छा फारूक साहब मुझे रिस्पॉन्ड करने दीजिएगा सर। मेरी नमाज का टाइम हो रहा है और मेरी नमाज निकल जाएगी। अब हम दोनों ने नमाज करते हैं। फारूक साहब 1 मिनट सर। फारूक साहब आप दूसरा जो पॉइंट है वो भी कर लीजिए, और ये भी आपने जैसे फरमाया कि इमरान खान जो हैं, इमरान खान अनपढ़ आदमी है। रुक जाए जरा, यहाँ रुक जाए। उन्होंने पाकिस्तान के आइडिया पर बात की डॉक्टर साहब ने जी। पाकिस्तानी मुझे 1-2 जुमले कहने की अगर इजाजत दे दें, आपके पास इतनी बर्दाश्त है तो मुझे दे सर। मैं ये कह रहा हूं, अगर आपने हिंदुस्तानी का अगर मौक़िफ़ पेश करना है तो करते रहे। मैं चला जाता हूँ सर। मैं सुन लेना, मैं कह रहा हूँ मेरा भी लास्ट पॉइंट ले लें। इसका भी आपका वो बात में लेंगे ना, पहले उन्होंने जाना है सर। अभी नहीं, दोनों ने जाना है, मैंने भी नमाज पढ़नी है। या तो ये जो बात इतनी बड़ी उन्होंने बात की, पाकिस्तान के आइडिया पर बात की है, और आप उसको बिगाड़ना चाहते हैं लोगों की। प्लीज करें बात, गुस्से में ना आए, प्लीज करें। टाइम कम है ना सर, करें बात। कोई बात नहीं, आपने इतनी बात बिखारी है और इतना लंबा उसमें पानी डाला है तो आप बात सुन लें। देखिए, बुनियादी बात यह है कि अगर पाकिस्तान में हिंदू के बगैर पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर इस मुल्क से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को निकाल दें आप, और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीर भी निकाल दें जिसकी बुनियाद पे हमारा आइन बना है, और पाकिस्तान में हर साहिब शऊर उस तकरीर पर ईमान रखता है और उस आइन पे भी ईमान रखता है जिसपे पाकिस्तान में बसने वाली हर कम्युनिटी को दिलो जान से तस्लीम किया जाता है। असल में होता क्या है, आप जैसे दानिश्वर औरगिया मकबूल जान और वो लाल टोपी वाला जो एक मस्खरा है, क्या नाम है उसका, आप जानते होंगे, ज़ैद हामिद। आप इस तरह के लोगों को ग्लोरीफाई करते हैं, उस तरह के लोगों की बातें करते हैं जो लोगों के दिलों की बातें नहीं है, वो पाकिस्तान के अवाम की सोच नहीं है, उसको आप ग्लोरीफाई करते रहते हैं। पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट वो है जो कायदे आज़म ने कहा, और अगर कोई बात और कहता है तो वो गलत कहता है। अच्छा फारूक साहब, आपने कहा कि हमारा आइन कायदे आज़म की 11 अगस्त वाली तकरीर पे बना है, तो सर हमारे आइन में तो ये लिखा है कि गैर मुस्लिम सदर और वजीर आज़म नहीं बन सकता। और सर आपने कहा कि इमरान खान अनपढ़ आदमी है और या मकबूल जान भी मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो सर मेजॉरिटी ओपिनियन, किसकी ओपिनियन को हम मुस्तनद समझें? इंडिया के हवाले से 2-3 नाम बता दें, फिर हम कंक्लूड करते हैं। बस शकील चौधरी के अलावा इस मुल्क में कोई और बसता ही नहीं है। सर मुझे बताइए प्लीज, किसकी ओपिनियन को हम वजन दें? सर आपको, आपकी बात को सर, मेरी बात को नहीं, सीरियसली बताइए। अगर हम औरिया मकबूल जान को भी कंडेम करते हैं, अगर हम आपके हाथ में बैत कर लेंगे तो आप में तवाज़ुन आ जाएगा इंशाल्लाह। सर मुझे सीरियसली बताइए। मैं बात कर रहा हूँ ना, मैंने कहा कि पुश्तों को पुश्ते लगा दें इंडिया के बारे में। मैंने कहा कि दिल्ली के लाल किले पे झंडा, जिन लोग जो झंडे लहराने की बात करते हैं आप हमेशा उन्हीं को ग्लोरीफाई करते रहते हैं। सर मैं ग्लोरीफाई नहीं करता, सर कोट कर रहा हूं उनको। डॉक्टर सफदर महमूद का व्यू ठीक है आपके ख्याल में? मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं पढ़ा उनका व्यू। मजीद निजामी का व्यू ठीक है? और आप लेते चले जाए ना, ये जितने मर्जी नाम लेने हैं लेते रहे। सर मैं आपकी गाइडेंस चाह रहा हूं, कौन से नाम मुस्तनद हैं, किनको हम समझें कि ये इंडिया का सही व्यू देते हैं।
अब जुमे को देर तो नहीं हो रही? चले सर, बहुत मेहरबानी फारूक साहब, हिलाल साहब, बहुत ही मैं आपका शुक्रगुजार हूँ फारूक, और इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।